क्लास 12 आज हम आपकी बायोलॉजी में लेसन नंबर 5 के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। तो ये जो चैप्टर है हम जानते हैं इनहेरिटेंस के बारे में है, हेरिडिटी के बारे में, और इसमें सबसे बड़ा रोल मेंडल का था जो एक साइंटिस्ट थे। तो पूछा गया है कि उसके एडवांटेज क्या है कि उन्होंने पी प्लांट को चुना, यानी मटर के पौधे को चुना। एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट, क्या है इसके एडवांटेज थे? पी प्लांट शो विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी पी प्लांट जो होता है उसमें हमको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सामने से दिख जाते थे। जैसे सीड के दो कलर होते थे, दो टाइप की सीड होती थी, रफ स्मूथ। प्लांट की हाइट दो तरीके की होती थी, फ्लावर के कलर दो तरीके के थे। इट वॉज ईजी टू ट्रैक द पासिंग ऑफ दीज कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी। तो जो आगे आने वाली जनरेशन होती थी उसमें कौन सा कैरेक्टर जा रहा है ये देखने में हमको बहुत सुविधा हो जाती थी। The pea flower remain closed and stamens and carpels are both present on the same flower। यानी जो pea flower होता है वो बंद रहता है और उसके अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट रहते हैं दोनों एक ही फ्लावर पे रहते हैं, इसलिए उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। एंड ब्रीड्स ट्रू फॉर ट्रेड्स, यानी कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है बाहर के पौधे से। इट वॉज ईजी टू मैन्युपुलेट क्रॉस पॉलिनेशन, यानी अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं तो आराम से हम करवा सकते थे। मैनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन वन जनरेशन, एक जनरेशन में जो आगे आने वाली जनरेशन थी वो बहुत सारी बनती थी। पी प्लांट की लाइफ साइकिल शॉर्ट रहती है, फटाफट से हो जाता है और ये ग्रो करने में बड़े आसान रहते हैं, इनको उगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किन किन में? डोमिनेंस एंड रिसेसिव, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, और मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। तो सबसे पहले हम डोमिनेंट और रिसेसिव देखेंगे। जब क्रॉस किसी सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर के बीच में होता है तो जो कैरेक्टर अपने आप को पहली जनरेशन में शो कर देता है वो डोमिनेंट होता है, हम मानते हैं कि वो ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन जो दूसरा होता है जो अपने आप को नहीं बता पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो रिसेसिव, यानी थोड़ा कमज़ोर हम उसको मान लेते हैं। जैसे कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर में से जब पहली जनरेशन बनी थी तो रेड फ्लावर्स ही आए थे, यानी कि जो रेड कलर है, जो रेड फ्लावर है वो डोमिनेंट हो गया। ऐसे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बीच में क्या फ़र्क है? होमोजाइगस इंडिविजुअल जो हैं वो अपने एलील सेम टाइप के कैरी करते हैं, जैसे टी दोनों सेम है टॉलनेस के लिए, होमो यानी सेम, हेट्रो यानी डिफरेंट, टी टॉलनेस के लिए, यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। या तो इनके पास डोमिनेंट होता है एलील या फिर रिसेसिव होता है, यानी डबल टी बड़े ही होंगे या फिर इनके पास दोनों टी छोटे होंगे। इनके पास दोनों एलील्स रहते हैं, टी डोमिनेंट जीन है और ये रिसेसिव जीन है। ये सिर्फ एक टाइप का गैमेट बना पाएगा, हमको पता है, या तो ये टी बना पाएगा या ये स्मॉल टी बना पाएगा। ये दो टाइप के गैमेट्स बना सकता है, ये बहुत सारे तरह के गैमेट्स बना सकता है। तो इससे हम देखेंगे कि दो टाइप के गैमेट बनाएगा क्योंकि इसके पास दो टाइप के जीन है। मोनोहाइब्रिड और ड्राई हाइब्रिड क्रॉस के बीच में क्या डिफरेंस है? ये एक पेयर के बीच में होता है, जैसे रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, आर, लेकिन ये दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में होगा, जैसे टॉल रेड फ्लावर, डॉर्फ वाइट फ्लावर। इसमें दो कैरेक्टर आ गए, एक तो टॉल और डॉर्फ यानी लंबा और छोटा, और कलर भी चेंज हो गया, रेड और वाइट। इसका फिनोटिपिक रेशियो ये एग्जाम में पूछते हैं कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का क्या होता है? 3:1, और डाईहाइब्रिड का 9:3:3:1। अब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जो हेट्रोजाइगस है, 4 लोकाई हैं, कितने टाइप की गैमेट बना सकता है? यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है 2n, n यानी नंबर ऑफ लोकाई, तो यहाँ पे 4 दिया है तो n 4 हो गया अगर, तो 2 to the power 4 16, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो 16 गैमेट्स बनाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताते हुए। तो ये क्रॉस मैं आपको पहले ही करके बता चुकी हूँ कि टॉल और डॉर्फ को जब हम एक एक दोनों में से कैरेक्टर ले लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जो पहली जनरेशन आएगी वो ऐसी आएगी। फिर हम इनका क्रॉस कर देंगे आपस में ही, सेल्फ पॉलिनेशन टी और टी का। तो जो इनसे रेशो बनेगा, ये जीनोटिपिक रेशो बनेगा 1:2:1, और फिनोटिपिक जो रेशो बनेगा वो बनेगा 3:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था? एक सिंगल पेयर के बीच में हम क्रॉस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टॉल और डॉर्फ प्लांट के बीच में। ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन ऑफ दिस क्रॉस विल बी टॉल। तो जो F1 जनरेशन बनेगी ये वाली, वो सब टॉल बनेंगे, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों टाइप के आएंगे, इसलिए रेशो निकलता है 1:2:1। ठीक है,
तो ये जीनोटिपिक रेशो हो गया और फिनोटिपिक रेशो हो गया 3:1, यानी 3 टॉल और 1 स्मॉल। टेस्ट क्रॉस क्या है? क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यानी सबसे पहले आप F1 में जो जनरेशन में जो भी बना है उसको ले लें, डोमिनेंट को, और उसको उसी पेरेंट के साथ में जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ में क्रॉस करवाएं। जैसे कि ये प्योर है, सबसे पहले हम गैमेट्स ले रहे हैं, कैपिटल स्मॉल। अब ये F1 निकल आई, हमारी पहली जनरेशन बनी। अब इसको किसके साथ में क्रॉस करवाना है? इसको करवाना है रिसेसिव पेरेंट के साथ में। ये रिसेसिव होता है हमेशा छोटा वाला, तो हम इन दोनों को क्रॉस करवा देंगे और इससे 50% जो है वो टॉल बनेंगे और 50% जो है वो डॉर्फ बनेंगे। तो टेस्ट क्रॉस हम देखते हैं इंडिविजुअल के लिए कि उसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये देखने के लिए हम करते हैं। पुनेट स्क्वायर बनाकर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है फिनोटिपिक फीचर्स का फर्स्ट फीलियल जनरेशन में आफ्टर अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल एंड हेट्रोजाइगस मेल। सबसे पहले आप दोनों के बीच में क्रॉस करेंगे। क्रॉस सारे सेम है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे ही है। ये F1 जनरेशन बन गई, फिर F1 जनरेशन का क्रॉस कर दिया, सेम इसमें करा, जनरेशन बन के जनरेशन का क्रॉस कर दिया, तो 50% और इसमें सारे टॉल आई। ये आप खुद करके देखना तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। मैं इसके पहले एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। When a cross is made between tall plant with yellow seed, ये tall plant हो गया, ये yellow seed हो गया, और tall plant हो गया, ये green seed हो गया, तो क्या फिनोटिपिक रेशो निकलेगा? तो सिंपली हम उसको क्रॉस कर देंगे। तो हमको दिख रहे हैं कितने हैं, टॉल और येलो कितने हैं, पहले हम गिन लेंगे इसमें से टॉल और येलो कितने हैं, 1 2 3, तो सबसे पहला आया 3। इसके बाद हम देखेंगे टॉल और ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, फिर से आ गया 3। अब हमको देखना है डॉर्फ और ग्रीन 1, सिर्फ एक ही है, और डॉर्फ और येलो वो भी एक ही है। तो हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल 8, तो हमने देखा कि 8 फिनोटिपिक वो निकल रहे हैं। ये यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो दिया हुआ है 3:3:1:1 और टोटल है 8। 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस करा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको सिर्फ क्रॉस करके देखना है। ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ T.H. मॉर्गन इन जेनेटिक्स। क्या कंट्रीब्यूशन रहा है T.H. मॉर्गन का? उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगैस्टर पे काम करा था। फ्रूट फ्लाई वो होती है जैसे हम किचन में कुछ सामान खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर हल्की सी छोटी छोटी मक्खियाँ उड़ने लग जाती हैं बहुत सारी, उनको कहते हैं फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगैस्टर। उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी थी। उन्होंने बताया था कि जीन जो है वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, रिलेशनशिप बिटवीन जीन और क्रोमोसोम, ये सारी चीज़ें दी थी। उन्होंने क्रोमोसोम मैकिंग की टेक्निक बताई थी और उन्होंने म्यूटेशन पर भी काम करा था और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? पेडिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए, क्योंकि ह्यूमन को हम विल पे क्रॉस नहीं कर सकते, यानी हमारे हिसाब से हम उनकी रिप्रोडक्शन नहीं करा सकते। टाइम जनरेशन बहुत लंबा है, 20 साल तक का। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम बनते हैं हमारे में। फिर पेडिग्री एनालिसिस के लिए पूरी फैमिली की हिस्ट्री लेना पड़ती है, उसके एक्सप्रेशन देखना पड़ते हैं, एक पूरा फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। सर्कल अगर है उसमें तो वो फीमेल बताता है, स्क्वायर मेल बताता है, सॉलिड सिंबल बताता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ओपन सिंबल बताता है नॉर्मल, सिंबल विद क्रॉस लाइन बताता है रिसेसिव ट्रेट है, और पेरेंट्स आर जॉइंड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी ये मान लीजिए मेल बनाया और फीमेल बनाई तो उनको ये इस तरीके से जोड़ दिया जाता है एक लाइन से, तो ये मतलब पेरेंट्स है। ऑफस्प्रिंग कनेक्टेड थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन। पेडिग्री एनालिसिस से हमको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिससे हम किसी भी पर्सन का जेनेटिक मेकअप पता कर सकते हैं कि इसके जेनेटिक्स कैसे हैं। अब हम समझते हैं कुछ टर्म्स जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सबसे पहला है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है जब जो F1 जनरेशन निकल कर आती है, जो पहली ऑफस्प्रिंग बनती है, उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं लगातार, दोनों पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स एंड बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस साइमल्टेनियसली। इस फिनोमिना को हम कहते हैं कोडोमिनेंस, यानी दोनों ही डोमिनेंट हैं। जैसे कि ए बी ब्लड टाइप ब्लड ग्रुप है, जब एलील ए भी आ रहा है पेरेंट्स से और बी भी आ रहा है और दोनों ही आ रहे हैं और इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं। तो जिनका भी ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो इसका एग्जाम्पल। दूसरा है इनकम्पनी डोमिनेंस। ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों के बीच का एक कैरेक्टर निकल के आता है जो ना ज़्यादा डोमिनेंट होता है
और ऐसा रिसेसिव में नहीं होता है, कुछ बीच का कैरेक्टर रहता है। जैसे कि मिराबिलिस जलापा एक रेड फ्लावर प्लांट होता है, जब उसको वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करा जाता है तो F1 जनरेशन जो है वो पिंक कलर की बनती है, ना वो रेड है ना वो वाइट है। तो ये इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है, बीच का इनहेरिटेंस हो जाता है ये। लेकिन फिर जब पिंक फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो रेड, पिंक और वाइट तीनों टाइप के फ्लावर्स आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कोई भी पूरे तरीके से डोमिनेट नहीं कर रहा है। इसके बाद पॉइंट म्यूटेशन क्या है, उसका एक एग्जाम्पल। पॉइंट म्यूटेशन एक जीन म्यूटेशन होता है क्योंकि एक सिंगल बेस पेयर में चेन की वजह से हो जाता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जाम्पल है। एक सब्सटीट्यूशन हो जाता है सिंगल नाइट्रोजन बेस का 6th कोडोन पे बीटा ग्लोबुलिन चेन के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के, जिससे क्या होता है कि आरबीसी का जो शेप रहता है वो बदल जाता है, एलोंगेट हो जाता है, और इस बीमारी को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने दी थी। 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर बताना है उनके सिम्टम्स के साथ। एक होता है फिनाइल क्यूटोनूरिया, ये इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म की, इसको हम इनहेरिट भी कर सकते हैं, यानी अगर पेरेंट्स के पास है तो हम तक आ सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इसमें एक एंजाइम नहीं होती है इंडिविजुअल्स में जो एमिनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट करती है। तो क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन जो होता है वो भरता रहता है हमारे अंदर और फिनाइल पायरुविक एसिड बना लेता है, जिससे क्या होता है ये सब ब्रेन में जमा होकर ब्रेन को रिटार्ड कर देता है, मेंटल कंडीशन हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया हमने अभी पढ़ा, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट है, ट्रांसमिट हो सकता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में अगर दोनों ही कैरियर हैं उसके। तो ये जो थी ये 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी पेरेंट्स में अगर मौजूद हैं तो हम तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर पेरेंट्स उसके कैरियर हैं तो ये जो लेसन है आपका, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे तरीके से फिनिश हो गए। ये जो भी आपके बुक के पीछे दिए हुए थे ये ख़त्म हो गए हैं।